कि जैसा आप लोगों को विदित है कि हम पर्वत निर्माण की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में जान रहे हैं। तो अभी तक हमने पिछले व्याख्यान में कॉबर का भूसन्नति पर्वत निर्माणक सिद्धांत के बारे में जाना था। अभी जो पर्वत निर्माण के कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं जो वर्तमान संदर्भों में ज़्यादा व्यवहारिक व प्रासंगिक नहीं है, परंतु उनकी ऐतिहासिक रूप से सब्जेक्ट या विषय वस्तु के विकास की दृष्टि से उसका महत्व है, जिसमें जेफरीज का तापीय संकुचन सिद्धांत भी आता है, डेली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत भी आता है और जॉली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत भी इसी की श्रेणी में आता है। परंतु वर्तमान में जो हम देखेंगे जो ज़्यादा व्यवहारिक है, होम्स का सवर्ण धारा सिद्धांत। होम्स नामक विद्वान ने 1928 व 29 में सवर्ण धारा सिद्धांत का प्रतिपादन पृथ्वी की क्रस्ट के ऊपर जो आकृतियाँ पाई जाती है उनकी उत्पत्ति के समस्या के निराकरण के लिए किया और इसे पर्याप्त मान्यता भी मिली। सवर्ण वह प्रक्रिया है जिसमें कणों के संचलन द्वारा ताप एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होता है। सवर्ण धाराओं की उत्पत्ति रेडियो एक्टिव एलिमेंट पर निर्भर है तथा यह सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन व पर्वत निर्माण की संकल्पनाओं में सामंजस्य भी स्थापित करता है। आर्थर होम्स का सिद्धांत जैसा कि आपको स्पष्ट करें कि अभी तक जैसे कोई पर्वत निर्माण का सिद्धांत है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, उन दोनों के बीच में कोई तारतम्यता स्थापित नहीं करता था, परंतु और पृथ्वी की आंतरिक बनावट के बारे में तारतम्यता नहीं थी। परंतु होम्स ने पहली बार अपने तार्किक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के से उत्पन्न सवर्ण धारा सिद्धांत के द्वारा ये प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि महाद्वीपों का विस्थापन तथा पर्वत निर्माण के सिद्धांत या उनकी उत्पत्ति की बारे की सही व्याख्या की जा सकती है। तो इस आधार पर होम्स ने पृथ्वी की संरचना को 3 परतों में विभक्त किया, जिसमें ऊपरी परत 10 से 12 किलोमीटर मोटी जो ग्रेनोडियोराइट शेल से निर्मित है, मध्यवर्ती परत जो 20 से 30 किलोमीटर गहरी है जिसका निर्माण एम्फीबोलाइट शैलों से निर्मित है। तीसरी परत एक्लोजाइट परत है जो पृथ्वी की सबसे निचली परत है। क्रस्ट की रचना ऊपरी व मध्यम परत से हुई है तथा अंध स्तर जिसे सब स्ट्रेटम का भी नाम दिया निचली परत से निर्मित है। क्रस्ट का निर्माण सियाल व अंध स्तर का सीमा तथा निम्फे से हुआ है। रेडियो एक्टिव तत्वों की मात्रा यद्यपि सियाल या महाद्वीपीय भागों में अधिक पाई जाती है, परंतु ताप के विकिरण हो जाने के कारण से उसका ताप संचय नहीं हो पाता है। जबकि सब स्ट्रेटम में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मात्रा यद्यपि कम होती है, जैसे रेडियम है, थ्योरियम है, बेरिल है, यूरेनियम है, इनकी मात्रा कम है, परंतु ताप का संचय होते रहने के कारण से वहाँ पर सवर्ण धारा उत्पन्न होकर चलने लगती है। होम्स ने बताया कि सवर्ण धाराओं का परिसंचरण 2 तथ्यों पर आधारित होता है। पहला तथ्य तो उन्होंने बताया कि भूमध्य रेखा पर क्रस्ट की मोटाई ध्रुवीय प्रदेशों से अधिक है, इसलिए भूमध्य रेखीय भागों में अधिक मात्रा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की अधिकता होती है और अधिकता होने के कारण से ताप और उसकी प्रवणता भी अधिक रहती है। किसकी अपेक्षा? ध्रुवीय भागों, क्योंकि ध्रुवीय भागों में रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मात्रा उसकी मोटाई कम होने के कारण से कम पाई जाती है। इसलिए भूमध्य रेखीय भागों के नीचे ऊपर उठने वाली सवर्ण धारा तथा ध्रुवों पर नीचे गिरने वाली सवर्ण धाराएं की उत्पत्ति होती है। प्रासंगिक है कि होम्स ने यहाँ जैसे हमारे यहाँ पर प्लेनेटरी विंड सिस्टम पाया जाता है या ग्रहीय सवर्ण धारा वायु प्रणाली पाई जाती है, उसी प्रकार उन्होंने पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी सवर्ण धारा सिद्धांत की उत्पत्ति की रचना मानी। दूसरा बिंदु है, एक समान गहराई पर समुद्र तली की तुलना में महाद्वीपों के नीचे अधिक तापमान रहता है। महाद्वीपों के नीचे अंध स्तर से उठने वाली सवर्ण धारा अधिक तेज होगी
और सक्रिय होने के कारण से तप्त व पिघले हुए पदार्थ को ऊपर उठाती हुई सागर की ओर बहा कर ले जाती है। इसी भांति उन्होंने माना कि सवर्ण धाराओं की उत्पत्ति एक स्थान से नहीं होकर अनेक स्थानों से होती है और उसके उत्पत्ति केंद्र बदलते रहते हैं। होम्स ने अतः यह भी स्पष्ट किया कि सवर्ण धारा अंध स्तर से कृष्ण की ओर चलने लगती है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर चलने लगती है, और तथा ये महाद्वीपीय भागों में अधिक शक्तिशाली होती है। सवर्ण धाराओं के दो प्रकार होते हैं। प्रथम प्रकार की धाराएं एक स्थान से दो विपरीत दिशाओं में चलती है और उनके प्रभाव से महाद्वीपों पे तनाव होकर स्थलखंड को वो खंडित कर देती है, जिससे दरारें उत्पन्न होती हैं, जिससे सागर का निर्माण होता है। इसके विपरीत दो विपरीत दिशाओं से आने वाली सवर्ण धाराओं के मिलने वाले स्थान पर स्थलखंड पर बिछाव व दबाव से अवतलन पैदा होता है, जिससे भूसन्नतियों व पर्वतों का निर्माण होता है। इससे अभिसरण धाराओं के एक स्थान पर मिलने वाली भारी घनत्व की एक्सोलोजोलाइट शेल बनती है और नीचे सीमा में डूब जाती है। इन्हीं भागों में वलित पर्वत भी बनते हैं। अतः भूपटल पर भ्रंश व वलन क्रियाएं सवर्ण धाराओं की दिशाओं के अनुसार होती है। सब स्ट्रेटम में ऊपर को उठकर जहाँ दो सवर्ण धाराएं दो विपरीत दिशाओं में जाती है तो वहाँ पे तनाव होता है और महाद्वीपों में वहाँ पे भ्रंश उत्पन्न हो जाता है तथा महाद्वीपों के टूटे भाग विखंडित होकर अलग हो जाते हैं। बीच वाला भाग क्रमशः समुद्र में बदल जाता है। इसी प्रकार दो सवर्ण धाराएं दो विपरीत दिशाओं से आकर नीचे की ओर जाती है तो वहाँ भूसन्नति का निर्माण हो जाता है। क्यों कि नीचे जाने से वो तली को वो पतला करती जाती है और कुछ पदार्थ हमेशा नीचे ले जाती है, तो तली पतली हो जाती है और वहाँ पर क्रमशः धीरे धीरे गर्त का निर्माण हो जाता है और उस गर्त पे कालांतर में भूसन्नति बन जाती है और वहाँ पे फिर वो तलछट का जमाव होता है, तो आगे वो पर्वत निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। तो होम्स ने सवर्ण धाराओं की तीन अवस्थाएं बताई। प्रथम अवस्था के अंतर्गत ये भूसन्नति के निर्माण की अवस्था है जो सबसे लंबी होती है। इस अवस्था में दो केंद्रों से आने वाली धाराएं परस्पर मिलकर महाद्वीपीय चबूतरे के नीचे भूसन्नति का निर्माण करती है। भूसन्नति में मलबा जमाव होता रहता है और तली धंसती जाती है। मलबे के अधिक गहराई तक धंसने या अवतलन के कारण अधिक दबाव व तापमान के परिणाम स्वरूप मलबे का रूपांतरण हो जाता है, अर्थात एम्फीबोलाइट एक्सोलाइट में बदल जाता है, जिससे घनत्व अधिक हो जाता है और वे अधिक नीचे धंस जाती है। दूसरी अवस्था में ये पर्वत निर्माण की अवस्था होती है जिसमें सवर्ण तरंगों की गति अत्यधिक तीव्र हो जाती है और ये अवस्था क्रमशः कम समय तक रहती है। इस अवस्था में तरंगों की सर्वाधिक वेगवान होने के कारण गिरते स्तंभ में शीतल पदार्थ का अवतलन तथा उठते स्तंभों में तप्त पदार्थ का प्रवाहित होना है। महाद्वीप व महासागरों की ओर से आने वाली तरंगे तीव्र गति से मिलकर नीचे मुड़ती है, जिससे भूसन्नति के मलबे पर क्षैतिज संपीड़न पड़ता है और मलबा भिजकर वलित हो जाता है और पर्वत निर्माण आरंभ हो जाता है। तीसरी अवस्था में ये माना जाता है पर्वत विकास की अवस्था। एक्लोजाइट शैलित दबाव के कारण से भूगर्भ में गहराई तक धंस जाती है और अधिक तापमान के कारण पिघलती है और फैलती है, जिससे पर्वत भी ऊपर उठते हैं। इस अंतिम अवस्था में सवर्ण तरंगों का वेग क्रमशः कम होने लगता है तथा इसका मुख्य कारण गिरते स्तंभ में गर्म पदार्थ का गिरना, उठते स्तंभ में शीतल पदार्थ का उठना है। इस प्रकार तीनों अवस्थाएं भूसन्नति, पर्वत निर्माण व विकास की अवस्था का भली भांति स्पष्टीकरण हो जाता है और इस प्रकार से होम्स का सिद्धांत यहीं समाप्त होता है।